Hello, good evening to all of you. Welcome to Udan Academy YouTube channel. And today now we are going to learn about the tense basic. ठीक है? तो टेंस बेसिक में हम लोग क्या क्या सीखेंगे कि आप कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, एडवांस लेवल पे सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, कंजंक्शन का इस्तेमाल कैसे होता है, बाकी के पार्ट ऑफ स्पीचेस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, पूरे ए टू जेड जो बेसिक इंग्लिश में इस्तेमाल होती है वो सब चीज़ें, जैसे कि नाउन प्रोनाउन ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कौन से केसेस के प्रोनाउन कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सब हम देखेंगे कौन से आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो सभी लोग अपनी ना हेडिंग डाल लीजिए और लिखिएगा टेंस बेसिक में। तो टेंस देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेंस के जो टाइप हैं वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं आपके तीन। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, एक होता है आपका पास्ट, एक होता है आपका पास्ट और एक होता है आपका फ्यूचर। ये क्लास उन लोगों के लिए हेल्पफुल ज़्यादा रहेगी जिनको जो या तो हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद भी उनको ग्रामर की ज़्यादा यूसेज या फिर उनकी ज़्यादा कॉन्सेप्ट या रूल्स वगैरह नहीं पता है। तो इस वीडियो को ना पूरा देखिए, समझिए कि बेसिक में क्या क्या चीज़ें आएंगी। और यदि आपने ये चीज़ देखी तो मैं आपको इसको इम्प्लीमेंट करना भी सिखाऊंगा कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इंग्लिश में किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट लगाने हैं अगर कोई एरर वाला क्वेश्चन है। क्योंकि हम लोगों की कॉमन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन करने जाते हैं तो वो हमें समझ में नहीं आता कि वो किस टॉपिक का है। और यही टॉपिक समझ में नहीं आता कि भाई अगर टॉपिक ही नहीं पता तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एरर है, कौन से भाग में एरर है। तो ये सब चीज़ें मैं सिखाऊंगा, इसीलिए वीडियो में बने रहिएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि आप टेंस बेसिक को पेशेंसली आप पढ़िए, बस इतना है, सिर्फ सीखिए। अगर आप सीख गए, डैम श्योर है कि आप उसके बाद टेंस एडवांस जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, इंप्लीमेंटेशन कॉन्सेप्ट्स एंड रूल वो मैं सिखाऊंगा। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जो टेंस है वो टेंस कितने टाइप्स का होता है, ये टाइप्स होते हैं। तो टेंस के तीन टाइप होते हैं। पहली चीज़ प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड तीसरा जो होता है वो फ्यूचर। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या चीज़ होती है तो वो ठीक, आप लोगों ने आ, ये जरूर देखा होगा, एक इस तरीके का चार्ट होता है। ठीक, और ठीक, ये आप लोगों को नहीं बनाना है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप सभी ने इस तरीके की एक टेबल देखी होगी, ये बचपन से देखते आए होंगे। इसे आप क्या कहते हैं? तो इसे आप कहते हैं, टेबल नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है चार्ट। तो ये चार्ट है किसका? टेंस का। अच्छा, जो टेंस का जो चार्ट होता है, जिसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा रहता है टेंस। क्लियर है ये चीज? यहाँ होता है टेंस, तो यहाँ पर टेंस के ना टाइप्स लिखे होते हैं। और वो टाइप्स कैसे? जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट, यहाँ लिखा होता है पास्ट और यहाँ लिखा होता है फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पर तो टाइप्स लिखे होते हैं, लेकिन अगर आप ये देखो तो यहाँ पर क्या होते हैं, इन्हें आप क्या कहते हैं? जो वन टू थ्री फोर ये जो चार होते हैं, इन्हें आप क्या कहते हैं? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इन्हें आप कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, तो ये सेगमेंट होते हैं। अब ये सेगमेंट कितने होते हैं? तो वन टू थ्री फोर,
ये 4 सेगमेंट्स होते हैं। ये 4 सेगमेंट्स के नाम होते हैं। अब इनके नाम कैसे आपको याद करने हैं तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। जिन बच्चों को अगर सेगमेंट्स के नाम याद ना हो, तो पहली चीज़ तो यहाँ पर क्या लिखे जाते हैं टाइप्स और यहाँ पर लिखे जाते हैं सेगमेंट्स। इनको आप सेगमेंट्स कहते हैं, ना ही बॉक्स कहते हैं, ना ही कोई स्क्वायर्स कहते हैं, ना ही कोई डिब्बा कहना है। आपको क्या कहना है? सेगमेंट। कुछ लोग इसे सब टाइप भी कहते हैं, सब टाइप के नाम से भी बुलाया जाता है, लेकिन आप इसे सेगमेंट कहेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये कितने होते हैं? 4। कैसे? 1 2 3 4, है ना? अब ये सेगमेंट के नाम मैं आपको सिखा रहा हूं, आप इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप किसी चीज की शुरुआत आप करते हैं तो साधारण करें, बहुत सिंपल करें। रीजन क्या है? अगर मान लीजिए वो भविष्य में वो नहीं चली तो कम से कम हमें वापस आने में इतना घाटा नहीं होगा जितना हम लोग अगर सिंपल तरीके से उसकी शुरुआत ना करें तो। जैसे मान लीजिए आपने कोई बिजनेस की शुरुआत की, बहुत सिंपल सी साधारण सी। अगर आप वो 5 लाख रुपए आपका बजट है और आपने वो 5 लाख रुपए आपने लगा दिए, तो आप अगर मान लीजिए घाटे में जाएंगे तो इससे क्या होगा कि आप उसकी वापसी नहीं कर पाओगे, यानी पूरा पैसा तो गया। तो आप कभी भी क्या करोगे? एक बिजनेस करोगे तो बिजनेस में आपने मान लीजिए 2 ढाई 3 लाख रुपए जो है आपने बिजनेस में लगा दिया, बाकी का बैकअप के तौर पर रख लिया। तो इससे क्या होगा कि आपने एक सिंपल सी साधारण सी शुरुआत की। तो बिजनेस की शुरुआत आपने कैसे की? सिंपल से की। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट सेगमेंट का नाम होता है वो क्या होता है? आपका सिंपल। क्लियर है? अब आपके रिलेटिव्स, आपके कुलीग, आपके नेबर, जितने लोग भी हैं वो सब ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे बस की नहीं है ये बिजनेस करना, है ना? क्योंकि 2 महीने हो गए वो बिजनेस चलाते हुए, 4 5 6 8 10 इस तरीके से महीने होते जा रहे हैं, आपकी इनकम नहीं हो रही है। और आप क्या कर रहे हो कि भाई आस पड़ोस के लोग आकर आपको क्या कह रहे हैं कि छोड़ दो ये बिजनेस, लेकिन आप किसी की नहीं सुनते और आप क्या करते हैं? उस बिजनेस को कंटिन्यू रन करते रहते हैं। तो सेकेंड वाला जो सेगमेंट है उसका नाम क्या होता है? कॉन्टिन्यूस। सेकेंड वाले सेगमेंट का नाम है आपका कॉन्टिन्यूस। अब आप किसी काम को लगातार निरंतर करते रहते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं, करते रहते हैं। ऐसे में जब किसी चीज को आप निरंतर करते रहते हैं तो उसमें आप परफेक्शन हासिल कर लेते हैं, आप उसमें क्या हो जाते हैं? परफेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे थर्ड वाले का नाम क्या हो जाता है? परफेक्ट। और अगर आपका बिजनेस मान लीजिए कि 2 साल बाद बहुत बूम पर पहुंच गया, मतलब वो बिजनेस क्या है? अच्छा खासा चलने लगा, तो आप क्या उस बिजनेस को छोड़ोगे? नहीं, उसका उस बिजनेस में आप क्या हो गए? परफेक्ट हो गए। तो परफेक्ट हो गए तो उसी परफेक्शन के साथ आप क्या करेंगे? उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आपका जो चौथा सेगमेंट का नाम है उसी परफेक्शन के साथ कंटिन्यू करेंगे, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर है सभी को? तो इस तरह से 4 सेगमेंट, बहुत आसान है। शुरुआत कैसी करो? सिंपल सी। किसी की मत सुनो, आप उस काम को लगातार निरंतर करते रहो। किसी काम को आप लगातार निरंतर करते रहते हैं तो आप उसमें क्या हो जाते हैं? परफेक्ट। और जब आप उस काम में परफेक्ट हो जाते हैं तो आप उसी परफेक्शन के साथ उसे कंटिन्यू करो, तो वो क्या हो जाता है? परफेक्ट। तो ये जो 4 नाम मैंने आपको सिखाए, कौन कौन से? सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये आपके कहलाते हैं सेगमेंट। इन्हें सब टाइप भी कहा जाता है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। और एक जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये आपके कहलाते हैं टेंस के टाइप। तो यहाँ आते हैं टाइप्स और यहाँ आते हैं सेगमेंट्स। अब इसे पढ़ा कैसे जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेजेंट का सिंपल, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट का परफेक्ट एंड प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर है? दूसरा, पास्ट का सिंपल, पास्ट का कॉन्टिन्यूस, पास्ट का परफेक्ट एंड पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तीसरा, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर का परफेक्ट एंड फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो एक में सभी के 4 हैं। एक में 4, दो में 4 और तीसरे में भी 4। तो इस तरह से ये पूरे सेगमेंट कहलाते हैं। तो ये टोटल कितने सेगमेंट हो गए? तो ये टोटल हो गए आपके 12। तो यहाँ लिखने वाली बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको क्या लिखना है? ये समझ में आ गया कि टाइप्स कितने होते हैं? 3। अब यहां पर एक लाइन डालेगा और लिखिएगा कि देयर आर कितने, मेनली कितने सेगमेंट्स होते हैं? तो मेनली देयर आर मेनली देयर आर मेनली
4 सेगमेंट्स। मेनली कितने होते हैं? 4 होते हैं। उनके नाम मैंने आपको क्या-क्या बताएँ? तो पहले का नाम सिंपल, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और उसके बाद यदि अगर बात की जाए कि टोटल सेगमेंट्स कितने होते हैं? सो देयर आर टोटल 12 सेगमेंट्स। टोटल होते हैं 12। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। तो टोटल कितने हो गए? 12। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि टेंस के टाइप क्या होते हैं और सेगमेंट किसे कहते हैं, टोटल सेगमेंट कितने हैं और मेनली सेगमेंट्स कितने हैं। अब इसके बाद हम चल रहे हैं कि किस तरीके से आप सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो वो सीखते हैं। हेडिंग डालो, हाउ टू मेक सेंटेंस इन इंग्लिश। भाई इंग्लिश में आप सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो आपको देखना है। तो देखिए, हाउ टू मेक सेंटेंस इन इंग्लिश। तो देखिए, हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो वो कैसे बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले ना बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। यानी अभी हम लोग ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ना कि सेंटेंस कैसे बनता है उसकी। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई अपन को सेंटेंस बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में ध्यान देना, हमेशा सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका वर्ब और उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। ये हमेशा ध्यान रखना। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस, हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे शुरुआत में कौन आता है? सब्जेक्ट। सबसे लास्ट में कौन आता है? ऑब्जेक्ट। और बीच में आता है वर्ब। ये सब सिखाऊंगा मैं आपको कि एग्जैक्टली क्या है। अच्छा, जो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया है, जो स्ट्रक्चर बताया है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं? भाई इसे कौन सा स्ट्रक्चर कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे ना वो इसी पर बनेंगे, इसी को मॉडिफाई करेंगे, इसी के एडवांस को बताएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? अपने बेसिक है। तो ये वाला बेसिक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। शुरुआत किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप कोई आर्टिकल पढ़ो, कोई एडिटोरियल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको वहां जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा ना वो इसी के आधार पर मिलेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, उसके बाद वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसका एडवांस क्या है? तो देखो, ये तो था बेसिक। अब इसको थोड़ा सा धीरे धीरे मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई इन द सेंस कि जरूरत के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब्स लगाई गई, मेन वर्ब्स लगाई गई, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, एडजेक्टिव सब लगाए गए। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ ऐड होता गया। देखो, तो ध्यान रखिएगा, ये तो था बेसिक। अच्छा, बेसिक में कुछ चीज मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे मान लीजिए ये सब्जेक्ट है सर, तो ये सब्जेक्ट का मतलब क्या? तो देखो, सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। ठीक है, और वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, और ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। तो कर्ता, क्रिया और कर्म। ठीक, लेकिन कर्ता होता क्या है? कर्ता नहीं पता चलता, तो ध्यान से सुनिएगा। कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता कहते हैं काम करने वाले व्यक्ति को। काम करने वाला व्यक्ति जो भी काम कर रहा है ना, उसे आप हिंदी में कहते क्या है? कर्ता। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं ना, वो पता है उनको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसे कहा जाता है डूअर। तो ये मैं उनके लिए भी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों भाषी लोगों के लिए अपन को जरूरत है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना कि डूअर यानी काम करने वाला जो भी होगा ना, उसे आप क्या कहते हो? सब्जेक्ट कहते हो। उसके बाद जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना, क्रिया को आप कहते हैं काम। अब ये काम का मतलब क्या है?
काम का मतलब इंग्लिश में कहते हैं एक्शन। एक्शन भी कह सकते हैं और वर्क भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना कि जो आपका काम है, काम को आप एग्जैक्ट शुद्ध हिंदी में क्रिया कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। लेकिन ये काम से मतलब जो आप अपने जीवन में या मैं अपने जीवन में या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जो भी काम करता है वो आपका क्या कहलाता है, इंग्लिश में उसे कहते हैं वर्ब, है ना। एक्शन और वर्क कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कर्म क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। कर्म एग्जैक्टली क्या होता है, विच टेल्स अबाउट द मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, जो क्या करता है, काम के बारे में अधिक जानकारी देता है। जो काम, काम मतलब क्या होता है, क्रिया। तो जो काम के बारे में अधिक बताता है, अधिक बताए मतलब उसके बारे में क्या बताता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली exactly काम करने वाला इंग्लिश में सब्जेक्ट, जो काम वो कर रहा है वो क्रिया यानी काम, वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ये काम कहाँ किया जा रहा है, किस पर किया जाता है, किसके लिए किया जा रहा है, जो भी चीजें होंगी वो सब क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज आप यहां पर ध्यान देंगे, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझना। अब एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने कहा कि आई टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश में हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी सेंटेंस यदि आपको मिले, कोई भी सेंटेंस मिले, उसमें काम करने वाला व्यक्ति सबसे आगे दिखेगा। कोई भी सेंटेंस मिले जो आगे आ रहा है वो पक्का समझ जाइएगा कि वो क्या है, काम कर रहा है। दूसरा, जो सेकंड नंबर पे मिलेगा, तो वो जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो वो काम कर रहा है, वो तो आगे आया यानी वो सब्जेक्ट है। और जो दूसरे नंबर पर आ रहा है ना, वो आपका क्या है, काम है, यानी वो काम कर रहा है, काम करने वाला ये काम कर रहा है। और वो काम क्या कर रहा है, तो वो इंग्लिश पढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आगे लिखा होता है वो ही काम कर रहा है, और जो सेकंड नंबर पे लिखा है उस काम को कर रहा है, और उस काम को किस चीज के, किस विषय पर परफॉर्म कर रहा है, तो वो है इंग्लिश। तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, पहली चीज। अब कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेता हूं, जैसे कि शी मेक्स, शी मेक्स प्रोजेक्ट, शी मेक्स प्रोजेक्ट। तो यहां पर काम करने वाला कौन है, कोई लड़की है, कोई शी है। और मेक्स यानी वो बना रही है, और वो बना क्या रही है, तो वो बना रही है आपका प्रोजेक्ट। क्लियर है। मैं कहता हूं दे दे सॉल्व, दे सॉल्व क्वेश्चंस। तो आप देखिए, काम करने वाला कौन है यहां पर, दे। दे मतलब बहुत सारे लोग, जब बहुत सारे लोग होते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, दे कहते हैं। तो बहुत सारे लोग, सॉल्व करना मतलब क्या, हल करना। तो बहुत सारे लोग काम क्या कर रहे हैं, हल करने का, कि किस चीज को हल कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं क्वेश्चन। तो इस तरीके से आज के बाद कोई भी एडिटोरियल पढ़ लो, कोई भी आर्टिकल पढ़ लो, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लो, सभी में क्या होता है, सभी में जो सबसे आगे आता है वो काम करने वाला है। चाहे जैसे कि लिखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी विजिट्स ब्राजील, अगर वो ऐसा लिखा हुआ है तो विजिट करने का काम, विजिट्स का मतलब क्या होता है, दौरा करना। और जो दौरा करने का काम है, जो भी सबसे आगे आ रहा है ना वो काम कर रहा है। तो वो काम कौन कर रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या काम कर रहे हैं, तो दौरा करने का, कहाँ, ब्राजील में। तो ब्राजील ऑब्जेक्ट हो गया, विजिट्स आपका क्या हो गया, मेन वर्ब, और पीएम नरेंद्र मोदी हो गया आपका सब्जेक्ट। तो पहले आता है काम करने वाला। इंग्लिश की यही रूपरेखा होती है। इसी तरीके से अपन को फ्रेम में ना इसको क्या करना होता है, सेट करना होता है। इसी तरीके से हमको स्ट्रक्चर को फ्रेम में डालना होता है। तो हमेशा ये चीज जरूर ध्यान रखना, इंग्लिश आप कहीं की भी पढ़ो, हमेशा ये ध्यान रखना जो पहला शब्द है वो पक्का सब्जेक्ट। ठीक है। हाँ, कहीं कहीं ऐसी सर्टेन सिचुएशंस आती हैं जहां पर आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत लेस सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर ये चीज आपको देखने को मिलेंगी। बस अभी मैं आपको जितना समझा रहा हूँ ना, बस आप उतना समझते चलिए, उसके बाद बाकी सब चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी।
तो इतना तो आप समझ गए कि भाई जो आगे आता है वो सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, वो ये काम कर रहा है और किस चीज़ पर कर रहा है वो। ऑब्जेक्ट एग्ज़ैक्टली मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि कोई काम किस चीज़ पर कर रहा है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश की जगह बच्चे भी आ जाएँगे, कोचिंग क्लासेस आ जाएँगी, ये सब चीज़ें आ जाएँगी। तो हमेशा ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन काम करने वाला और जो वो काम कर रहा है वो तो नहीं बदल रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बारे में बताता है कि वो वर्ब किस पर यानी वो काम किस पर कर रहे हैं, किस विषय पर कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, ये सब बताने वाला जो शब्द है वो कौन है? ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए मैंने लिखवाया है कि जो जानकारी है जो किसके बारे में बताता हो, काम के बारे में बताता हो कि वो कहाँ, किसके लिए, किस पर, किस विषय पर कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट होता है। और यही सीक्वेंस होगा, ये कभी सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। पहली चीज। दूसरी चीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी सबसे पहले, वो क्या था कि भाई सबसे पहले कौन आता है आपका? सब्जेक्ट। अब हम जान रहे हैं कि किस किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद मैंने आपको जो बताया वो क्या था? वर्ब। अच्छा, इस वर्ब को क्या कहते हैं आप? मेन वर्ब कहते हैं। क्लियर है? तो इतना ध्यान रखना, क्या सर ऐसा हो सकता है या क्या ऐसा हो सकता है कि बिना ऑब्जेक्ट के आप सेंटेंस कंप्लीट कर लें? हाँ, तो बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस पॉसिबल है। कैसे है? जैसे मैं कहता हूं आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, भाई सेंटेंस कंप्लीट है। मैं कहता हूं दे प्ले, वो लोग खेलते हैं, सेंटेंस कंप्लीट है। मैं कहता हूं ही क्राइज, वो रोता है, सेंटेंस कंप्लीट है। तो बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस कंप्लीट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये मत सोचना कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो वो क्या है? सेंटेंस इनकम्प्लीट है। नहीं, ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो एक तो ऐसा सेंटेंस मिल सकता है। दूसरा, मैंने जो आपको शुरुआत में बताया था, अच्छा ये एसयूबी जो मैंने लिखा है वो सब्जेक्ट के बारे में लिखा है। ऐसा भी आ सकता है कि आपका जो मेन वर्ब आया और मेन वर्ब के बाद आपको क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैंने ओबीजे लिख दिया। क्लियर है ये चीज? तो मैंने पहली चीज ये बताई कि बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस कंप्लीट है, तो हाँ है। अच्छा, सही सेंटेंस जो बेसिक मैंने बताया था वो क्या था? सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसके आगे की जो एडवांस है वो क्या होगा? भाई ऐसा भी होता है, ये तो सभी को हमेशा श्योर होना चाहिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग और लास्ट में आने ही आने हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो वर्ब एक साथ आती हैं, और वो दो वर्ब कौन कौन सी हैं? तो वो दो वर्ब है, एक तो है अपनी कौन सी? हेल्पिंग वर्ब, और एक है आपकी मेन वर्ब। तो दो वर्ब तो साथ में आएगी ही आएगी, एक है आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक है आपकी मेन वर्ब। अच्छा, एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी और इस चीज को गौर कीजिएगा, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कि आपकी जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब के बाद कौन आ रहा है? ऑब्जेक्ट। यहां पर मेन वर्ब के बाद कौन आ रहा है? ऑब्जेक्ट। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि मेन वर्ब के बाद जो आने वाला शब्द है वो कौन है? ऑब्जेक्ट। डन है। उसके बाद ये चीज ध्यान रखें कि एक और स्ट्रक्चर होता है। तो एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट होता है, और एक ऐसा है कि जिसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ में आ जाए ना, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद कौन आती है? हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब हमेशा क्या होगी? बाद में आएगी। ये सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखना। दे विल नॉट इंटरचेंज देयर प्लेसेस विद ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से अपने इंटरचेंज नहीं कर सकते। भाई मेन वर्ब आपकी हमेशा पीछे ही आएगी। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में से जो गायब होगी वो कौन सी होगी? हेल्पिंग वर्ब। तो फिर डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद कौन आएगा? मेन वर्ब। सीधा सा है। हेल्पिंग वर्ब आया तो ठीक, नहीं आया तो डायरेक्टली कौन आएगा? मेन वर्ब। उसके बाद कभी कभी स्ट्रक्चर ऐसा भी देखने को आपको मिल सकता है, सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब को मैं लिख रहा हूं एच डॉट वी डॉट, उसके बाद मेन वर्ब को मैं लिख रहा हूं एम डॉट वी डॉट, और उसके बाद जो आपका वर्ड है वो है प्रोनाउन। अब ये कौन सा प्रोनाउन है, क्यों आया, ये सब मैं आपको बताऊं। क्लियर है? ये सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, ये प्रोनाउन आया तो सर आप तो कह रहे थे कि मेन वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, तो इसके बीच में तो प्रोनाउन आ गया। ये बहुत ही ऑप्शनल है, कभी कभी आता है, कैसे आता है, क्यों आता है वो बताऊंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको अलग ही दिख जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट की जो जगह है ना वो हमेशा किसके बाद है? मेन वर्ब के बाद है, इसे ध्यान जरूर रखना।
ये चीज सभी को क्लियर होगी। अब मैं इसके आगे एक और एडवांस लेवल पे आपको चीजें बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपके जो सेंटेंस है, मैंने आपको क्या कहा कि बिना ऑब्जेक्ट के भी पॉसिबल है ना। अब मान लीजिए कि हमें ना दो सेंटेंसेस को जोड़ना है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, और वो क्या है कि जो अपना स्टार्टिंग है ना सेंटेंस के, हाँ, जो कॉमनली यूज होने वाला स्ट्रक्चर है ना, वो ये वाला है। जो सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है वो ये वाला है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ना ये वाला, ना ये वाला, ना ये वाला, ये वाला सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है। ठीक है, तो हम इसको लेकर सबसे ज्यादा चलेंगे। क्लियर। दूसरी चीज आप ये ध्यान रखना कि इन सब में सबसे कॉमन चीज क्या है कि सबसे शुरुआत किससे हो रही है, सब्जेक्ट से, और एंड अगर आप देखोगे तो किस पर, ऑब्जेक्ट पर। ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब हम ये जरूर कह सकते हैं कि शुरुआत जो होती है वाक्य की वो किससे होती है, सब्जेक्ट से, और जो खत्म होता है वो किस पर होता है, ऑब्जेक्ट पर। ये बात क्यों कह रहा हूं मैं आपको, आपकी समझ में आएगा। अब मान लीजिए कि मैंने किसी सेंटेंस की शुरुआत की, तो वो सेंटेंस हो गया सब्जेक्ट से शुरू। सब्जेक्ट के बाद यहां पर कौन आया आपका, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन आया आपका, तो वो आया मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद जो आएगा वो कौन आएगा दोस्त, ऑब्जेक्ट। ये बात क्लियर है। अच्छा, जैसे ही ऑब्जेक्ट आया ना, तो समझ जाएगा कि भाई सेंटेंस जो है वो क्या हो गया, एंड पोजीशन पर आ गया। तो अगर मैं एक बात पे कहूं तो यहां से यहां क्या है, सेंटेंस कौन सा हो गया, समझ में आ गई, क्या हो गया अपना, सेंटेंस हो गया। क्लियर है सभी को। अब मान लीजिए मुझे एक और कोई सा सेंटेंस लिखना है, एक सेंटेंस और बनाना है, तो ऑब्वियसली मैं किससे बनाऊंगा, शुरुआत किससे करूंगा, तो उसकी मैं शुरुआत करूंगा सब्जेक्ट से। हाँ या ना। दूसरी चीज, वही चीज आएगी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये क्लियर है, ये सबको समझ में आया। तो एक सेंटेंस ये हो गया, और एक सेंटेंस हो गया अपना। तो कितने सेंटेंस हो गए, दो। तो मैं इसे नंबर दे देता हूं सेंटेंस वन, और इसे मैं नंबर दे देता हूं सेंटेंस टू। अब मान लीजिए कि मुझे किसी कारणवश या मुझे ये दो वाक्यों को जोड़ना हो, तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या करोगे, ऐसे सेलेक्ट करोगे और इसको ऐसे चिपका दोगे, है ना। तो दोस्त ऐसा नहीं होता। क्लियर है। ऐसा नहीं होता कि दो सेंटेंसेस को जब कभी भी आपको जोड़ना है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि उठाया, जस्ट आपने ऑब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट लगा दिया। इंग्लिश में ऐसा रूल नहीं है। तो क्या करते हैं इंग्लिश में, जब कभी भी इतना समझ में आए कि दो वाक्य एक स्टार्ट हमेशा सब्जेक्ट से ही होंगे, लेकिन दो वाक्यों को जोड़ना हो तो क्या करेंगे, तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग, कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो चाहिए, कुछ ऐसे वर्ड्स आपने देखे होंगे। कैसे वर्ड्स, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि आपने देखा होगा बट, आपने देखा होगा एंड, आपने देखा होगा देयरफॉर, आपने देखा होगा दैट्स व्हाई। ठीक है। आपने देखा होगा दैट्स व्हाई, आपने देखा होगा सो दैट। इस तरीके के शब्द देखे हैं, बस मैं इतना नहीं कह रहा हूं कि आपने इनके मतलब क्या है, देखे जरूर होंगे, ये मेरा वादा है। तो दैट देखा होगा, है ना। और सबसे छोटा कंजंक्शन जो मैं आपको बता रहा हूं, वो है आपका कॉमा। तो इस तरीके के आपने शब्द जरूर देखे होंगे। और मैं ये नहीं पूछ रहा हूं बीच में देखे, आगे देखे, लेकिन आपने देखे जरूर होंगे। तो मैं आपको एक स्पष्ट बात बता देता हूं कि जो आपने ये शब्द देखे होंगे ना, इन शब्दों को कहा जाता है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन दिखता कैसा है, तो कंजंक्शन इन शब्दों को कहते हैं दोस्त, एक बार नजर मान लीजिए। जिसको कुछ नहीं पता है उस लेवल की बात बता रहा हूं मैं आपको। और मैं कंजंक्शन को हमेशा बॉक्स में इसलिए लेता हूं क्योंकि वो ऑब्वियसली अलग सी चीज दिखती है, तो वो मुझे समझ में आता है कि कंजंक्शन क्या कर रहा है, दो कामों को दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि कंजंक्शन दिखते कैसे हैं, और या कंजंक्शन बोलते किन्हें हैं। तो जो बट एंड देयरफॉर, ये आपने जाने अनजाने में इस्तेमाल किया है, आपने नहीं किया तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, इनमें से दो चार भी याद हो जाएं तो ठीक है,
क्या ध्यान रखोगे कि इन शब्दों में जितने भी ये शब्द हैं, ये शब्दों को क्या कहते हैं? कंजंक्शन। आप अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो यहां से ये सेंटेंस को क्या कर लिया इसने? जोड़ दिया। तो कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं बट एंड देयरफॉर, दैट्स वाई, कुछ इस तरीके के। और ये शब्द क्या काम करते हैं? तो ये शब्द काम करते हैं दो वाक्यों को जोड़ने का। यानी इंग्लिश में अगर हमें कोई भी चीज जोड़नी हो तो हम किससे जोड़ते हैं? कंजंक्शन, जो कि किस तरह से दिखते हैं? कुछ इस तरह। दूसरी चीज ध्यान रखेंगे कि अब जो कुछ बारीकियां मैं आपको बता रहा हूं उसे ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्ट के बाद कौन आता है? तो कंजंक्शन। हम कैसे पहचानेंगे कि वो कंजंक्शन है? समझिएगा, बहुत प्यारी चीज मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को ना ये स्ट्रक्चर में सेंटेंस में आपको क्वेश्चन में लिख कर नहीं देगा कि ये चीज ये है। तो ध्यान से सुनो। फर्स्ट सेंटेंस के बाद यदि आपको ये शब्द देखने को मिले, कौन से शब्द बेटा? तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि आपको ऐसे शब्द देखने को मिल जाएं तो समझ जाना वो कौन है? कंजंक्शन। पहली चीज। दूसरी चीज ये भी समझना कि कंजंक्शन के जस्ट बाद जो स्टार्ट होगा वो कौन होगा? सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस का सबसे जस्ट फर्स्ट शब्द कौन होगा? सब्जेक्ट। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता दोस्त। कभी कभी क्या होता है कि जो कंजंक्शन के बाद जो दूसरा सेंटेंस है ना, वो सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता। तो सब्जेक्ट से शुरू नहीं होगा तो किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। ये हमेशा ध्यान रखना। किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आएगा मेन वर्ब। उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ये तो समझ में आ गया कि वो किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं होता, कभी कभी आपके मेन वर्ब से भी शुरू होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि दूसरा सेंटेंस जो है वो मेन वर्ब से भी शुरू हो सकता है। क्लियर है? सो हमेशा ध्यान रखना कि कंजंक्शन के बाद जो दूसरा वाक्य शुरू होगा वो ऑब्वियसली सब्जेक्ट से हो सकता है, लेकिन कभी कभी ना सब्जेक्ट से नहीं होगा। तो फिर किससे होगा वो? हेल्पिंग वर्ब से। बस इसको छुपा दीजिए, सब्जेक्ट से नहीं होगा तो किससे होगा? हेल्पिंग वर्ब से। और अगर हेल्पिंग वर्ब से नहीं हुआ तो किससे होगा? मेन वर्ब से। अब ऐसा नहीं सोचना कि मेन वर्ब से शुरू ना हो। अगर मेन वर्ब से शुरू नहीं हो तो ये ऑब्जेक्ट उसी के साथ माना जाएगा, तो वो दूसरा सेंटेंस ही नहीं है। तो ये बातें ध्यान रखना। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बाद अगर इस तरीके के शब्द दिखाई दे तो वो कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद अगर कंजंक्शन दिख गया तो समझ जाना दूसरा सेंटेंस पक्का आएगा। और सेंटेंस आएगा तो वो किससे शुरू होगा? या तो सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से नहीं तो हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से नहीं तो मेन वर्ब से। ये हमेशा संरचनाएं होती हैं। इसके बाद जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो आप ध्यान से सुनेंगे। देखो, यहां जो नेक्स्ट चीज है, लिखिएगा, लर्न अबाउट, लर्न अबाउट द types of sentences, types of sentences on the basis of, on the basis of, किसके आधार पर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसके अंदर जो एलिमेंट्स यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनके आधार पर सेंटेंस को क्या क्या कहा जाता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है इसलिए ध्यान से देखिएगा। अगर ये बेसिक क्लास आप लोगों ने कर ली तो मैं डैम श्योर कह रहा हूं कि आप इस चीज के लिए आगे के लिए काफी ज्यादा प्रिपेयर हो जाओगे, है ना? अब ध्यान से देखना, सुनो। हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात क्या हो रही है कि देखो, सब्जेक्ट मान लो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा हो सकते हैं क्या? तो जी, एक से ज्यादा हो सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद कौन आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन आती है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन ये है कि क्या एक सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट पॉसिबल हैं? तो बिल्कुल हैं। उन्हें हम S1 S2 सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 के नाम से जानते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या सर ऐसा संभव है
कि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट पॉसिबल हैं? तो बिल्कुल है दोस्त, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी पॉसिबल है। तो ऐसा हो सकता है कि एक वाक्य में एक से ज्यादा सब्जेक्ट दिख जाए या एक वाक्य में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट दिख जाए, ये भी पॉसिबल है। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, क्या ये पॉसिबल है कि एक से ज्यादा आपको मेन वर्ब दिख जाए? तो बिल्कुल ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल। समझ में आया? तो सब्जेक्ट भी एक से ज्यादा पॉसिबल है, ऑब्जेक्ट भी एक से ज्यादा पॉसिबल है, और मेन वर्ब भी आपके एक से ज्यादा पॉसिबल है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आ जाए? एक से ज्यादा क्या आ जाए? हेल्पिंग वर्ब आ जाए? तो हमेशा ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा गलत ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता। क्या क्या हो सकता है? दो ऑब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, दो मेन वर्ब, बट कभी भी हेल्पिंग वर्ब दो नहीं होती। किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दो नहीं हो सकती, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो ये तीनों चीजें सही हैं, लेकिन ये चौथी चीज जो मैंने बताई आपको कि एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब, तो नॉट पॉसिबल, देयर विल बी मोर देन वन हेल्पिंग वर्ब। इफ द सेंटेंस कंसिस्ट मोर देन वन हेल्पिंग वर्ब, दैट मीन द सेंटेंस इज इन करेक्ट, इनकरेक्ट फॉर्म, वो गलत स्ट्रक्चर पे फ्रेम किया गया है। क्लियर है ये चीजें? तो इतना जरूर ध्यान रखना। अच्छा सुनो, तो जिसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट, एक से ज्यादा हेल्पिंग मेन वर्ब, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे सेंटेंस को क्या बोला जाता है? तो ध्यान से सुनना, ऐसे सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या होता है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट, एक से ज्यादा मेन वर्ब होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। पहली बात। दूसरी चीज, लेकिन एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ये चीज ध्यान रखना। अब दूसरा मैं पॉइंट बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनो। सर, अगर मान लीजिए, दूसरी कंडीशन क्या है? ये तो हो गई अपनी कौन सी कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन। ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जिसमें हर चीज मान लो ऐसे हो कि सेंटेंस वन आ जाए, सेंटेंस टू आ जाए, ऐसे करके, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद मेन वर्ब हो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा ना आए तो ऐसा आ जाए कि भले सब्जेक्ट एक हो, हेल्पिंग वर्ब तो हमेशा सेंटेंस में एक ही होती है, उसके बाद मेन वर्ब दो आ जाए, मेन वर्ब फर्स्ट एंड मेन वर्ब्स, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा ना हो तो ऐसा भी हो सकता है कि सब्जेक्ट वन एंड हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट वन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट टू, और इस तरीके से। और मान लीजिए सर कि इनके बीच में कौन आ जाए? तो इनके बीच में आ जाए कंजंक्शन, इनके बीच में आ जाए कंजंक्शन। इनके बीच में क्या आ जाए? कंजंक्शन आ जाए। और इसके जस्ट बाद भी कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें मान लीजिए कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो, ठीक है, और या तो फिर ऐसा हो सकता है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और ऐसा ना हो तो ऐसा हो जाए कि भले सब्जेक्ट एक हो लेकिन मेन वर्ब दो हो जाए, वन एंड मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। और ऐसा भी ना हो तो ऐसा हो जाए कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब भी एक, मेन वर्ब भी एक, और ऑब्जेक्ट दो हो जाए, ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट। तो क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल दोस्त ये पॉसिबल है। और इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, इन्हें आप क्या कहते हैं?
तो इन्हें आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। जिसमें दोनों में से कोई ना कोई एक में ज्यादा हो या सब में ज्यादा हो। सब्जेक्ट भी हो सकता है यहां सब्जेक्ट ज्यादा हो और यहां सब में एक हो, तब भी कॉम्प्लेक्स। यहां सब में एक हो और यहां एक से ज्यादा हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कोई सा भी सेंटेंस हो, हेल्पिंग वर्ब एक रहेगा, एक वाक्य में एक हेल्पिंग वर्ब। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं उसे ध्यान से देखिए। थर्ड पॉइंट, थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि सर जिसमें सब्जेक्ट भी एक हो, हेल्पिंग वर्ब तो एक होती ही है। हेल्पिंग वर्ब कभी भी एक वाक्य में एक से ज्यादा नहीं होती। और उसके बाद हर चीज यानी मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये सब एक हो, तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? तो दोस्त ऐसे वाक्य को आप कहते हैं सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। क्लियर है सभी को? तो इतना ध्यान रखना। आज जो मैंने पूरे स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको बता दिए, कहाँ कौन आता है, सब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, मेन वर्ब कौन है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा, कितनी बार आ सकता है, किसके बाद आ सकता है, कंजंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या होता है, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, और बाकी के जो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो किसे कहते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब चीजें आपको कैसे कैसे, अब इसके बाद जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि नाउन क्या होगा, प्रोनाउन क्या होगा, और बाकी की क्या क्या चीजें होंगी। अभी हम रखेंगे, ज्यादा लंबा लेंथी नहीं रखने वाले हैं, टेंस बेसिक है। ये उन बच्चों को ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, बस इस टेंस बेसिक को आप देखते रहिए और उन बच्चों को शेयर जरूर कीजिएगा जिन बच्चों को इंग्लिश में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। प्लीज एक बार ये पढ़कर देखो, फिर उसके बाद देखिएगा आप खुद चेंजेस। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।